भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। कहा, कोरोना की स्थिति कर रही है चिंतित। अस्पताल में भर्ती होने वालों और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 मई तक राज्यों को निःशुल्क वितरित होगी कोविड वैक्सीन। टॉक्टे तूफान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए सतर्क रहने के निर्देश। तटीय क्षेत्रों के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। और दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयार हुआ 500 आईसीयू बेड का अस्पताल। सीएम केजरीवाल ने डॉक्टर इंजीनियर की तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश में इस बार मानसून एक दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो केरल के दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक दिन पहले यानी 31 मई को पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि आमतौर पर राज्य में मानसून 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार इसके 24 घंटे पहले ही पहुंचने के अनुमान जताए जा रहे हैं। विभाग के मुताबिक इस बार जून से सितंबर के बीच बारिश सामान्य रहने की भी संभावना उन्होंने जताई है। इस साल सीजन में 96 से 104% बरसात होने की संभावना है। यहां लगातार ये तीसरा साल है जब आईएमडी ने अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। इससे पहले 2019-20 में भी सामान्य बारिश का अनुमान लगाया गया था। मौजूदा अनुमान के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून 22 मई तक अंडमान के सागर तक पहुंचेगा। इसके चलते अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका जताई जा रही है। अरब सागर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत हो रहा है। ये 20 मई तक बंगाल की खाड़ी में और ज्यादा मजबूत होकर पहुंचेगा। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अंडमान में 21 मई से बारिश होगी। अंडमान और निकोबार तटों पर 22 मई तक पहुंचने की भी संभावना है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात तोकते का खतरा मंडराता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई को ये चक्रवात गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। इस दौरान बारिश के साथ 175 kmph तक की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इस तूफान का असर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पर भी हो सकता है। कुछ पॉइंट्स में अगर समझने की कोशिश करें तो 15 मई को लक्षद्वीप में भारी बारिश की आशंका है। यहां 16 और 17 मई को अन्य जगहों पर बारिश भी संभव है। तमिलनाडु के घाट जिले में भी 16 मई को तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटवर्ती जिलों में भी इस तूफान का असर रहेगा। यहां भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। कोंकण और गोवा में 15 से 16 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र में 16 से 17 मई को भारी बारिश हो सकती है। 18 मई को कच्छ में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। केरल के 5 राज्य तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा और एर्नाकुलम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने शुक्रवार को बताया कि एनडीआरएफ की 53 टीमों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर तैनात किया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की मार्कशीट जारी की जाएगी। जो छात्र मार्कशीट में उच्च अंक चाहते हैं वो महामारी खत्म होने के बाद यानी आने वाले समय में परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। ये जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हालात सुधरने पर 12वीं की परीक्षा की जाएगी। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी। वहीं 10वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में भी उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमित छात्रों के लिए प्रत्येक छात्र को छमाही और प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत की कोविड-19 स्थिति चिंतित कर रही है, जहां कई राज्यों में संक्रमण के चिंतित करने वाली संख्या में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी का दूसरा साल दुनिया के लिए पहले साल के मुकाबले अधिक घातक होगा। गैब्रियेसियस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने में भारत की मदद कर रहा है और हजारों की संख्या में ऑक्सीजन सांद्रक, अस्थायी और चल अस्पतालों के लिए टेंट, मास्क और अन्य चिकित्सक सामग्री की भी आपूर्ति कर रहा है। तो बता दें आपको, कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है, जिस पर अब डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जता दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दूसरा साल है कोरोना का, जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो पहली लहर से काफी ज्यादा घातक है। तमाम देशों के लिए ये ज्यादा घातक है, जिसको देखते हुए तमाम सुविधाएं डब्ल्यूएचओ द्वारा दी जा रही हैं। इससे निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ भारत की मदद कर रहा है। गैब्रियेसियस ने कहा कि हजारों की संख्या में ऑक्सीजन सांद्रक, अस्थायी और चल अस्पतालों के लिए टेंट, मास्क और अन्य चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति कर दी गई है। लेकिन भारत कहां है, ये अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत में लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, गंगा में शव बह रहे हैं। लगातार ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का मनोबल भी टूटता है। और कई बार तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि अस्पतालों में महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि उनके जो करीबी हैं वो जब अस्पतालों में भर्ती हैं तो इसको लेकर वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो तमाम स्थिति आपके सामने है, किस तरह से कोरोना पर जीत भारत पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कोरोना से हम जीत पाएंगे और तीसरी लहर आने से पहले हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होंगी या नहीं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं आगे की अहम खबरों की ओर। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं राज्य में 14,140 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 71,794 हो गई है। वहीं संक्रमण का दर गिरकर 12.40% पर आ गया है। गुरुवार को दिल्ली में 10,479 केस मिले थे, यानी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की बात करें तो 18 से 44 उम्र वालों को लगातार तीसरे दिन कोवैक्सीन नहीं लगेगी। यहां कोविशील्ड का स्टॉक 8 दिन का बचा है। कुल वैक्सीन स्टॉक 3,46,200 है, जिसमें कोवैक्सीन की 6,210 और कोविशील्ड की 3,29,990 डोज है। कोवैक्सीन की कमी के कारण करीब 140 सेंटर्स बंद पड़े हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक अस्पताल से जुड़े रामलीला मैदान में बनाए गए 500 आईसीयू बेड का दौरा किया है और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, इंजीनियरों और श्रमिकों ने मिलकर युद्ध स्तर पर 500 आईसीयू बेड का निर्माण किया है
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने डॉक्टरों, इंजीनियर और श्रमिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया और मात्र 15 दिनों के अंदर LNJP अस्पताल से संबद्ध रामलीला मैदान में ये 500 ICU के बेड का निर्माण किया है। सीएम ने आगे कहा कि इस वक्त दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है, इसलिए अब अस्पतालों के अंदर बेड काफी खाली हो रहे हैं, लेकिन ICU बेड उतने खाली नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोरोना के गंभीर मरीज अभी भी ज्यादा हैं। अस्पतालों में ICU बेड की अभी कमी है, लेकिन 1200 ICU बेड आने के बाद मैं समझता हूं कि शायद अब ICU बेड की कमी दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी थी, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार ने मदद की। सीएम ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार ने हमारी मदद की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह जल्द से जल्द लोग वैक्सीन की व्यवस्था करें और उनको लेकर आएं ताकि लोगों को वैक्सीनेशन उनका किया जा सके। चलिए तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से आपको इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस में दस्तक दे दी है। नोएडा में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। 7 मरीज इस दौरान मिले हैं और 1 मरीज की मौत हो गई है। लगातार कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स भी जता रहे हैं। बावजूद इसके ब्लैक फंगस अब नोएडा में भी दस्तक दे चुका है और खतरा अब नोएडा में बढ़ता जा रहा है। कैलाश अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत ब्लैक फंगस के कारण गंभीर है। 7 मरीज मिले हैं, 1 की मौत हो चुकी है। कोरोना के बाद डॉक्टर भी कह रहे हैं कि लगातार ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शुरुआती 5 दिनों में आपको काफी ध्यान रखने की जरूरत है। ये डॉक्टर्स का कहना है। उन्होंने लगातार लोगों से अपील की है कि शुरुआती 5 दिनों में अगर आपको बुखार आता है या किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो रेमडेसिविर और स्टेरॉइड जैसी दवाओं का इस्तेमाल ना किया जाए और ऑक्सीजन का भी ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। कोशिश की जाए कि आप नॉर्मल रहें और अपने जो दूसरे तरीके हैं, जिस तरह से प्रोन वेंटिलेशन का तरीका बताया गया है, उससे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे ब्लैक फंगस का खतरा नहीं होगा और कम हो जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको, जहां पर नोएडा में भी अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। लखनऊ में भी 1 मरीज ने दम तोड़ा है। इस दौरान नोएडा में 7 मरीज मिले हैं और 1 की मौत हो गई है। नोएडा में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से तमाम जानकारी सरकार दे रही है, उसी में प्रशासन भी दे रहा है और इसी बीच अब ये जानकारी 7 नए मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं और 1 की मौत हो गई है। लगातार कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें ये खतरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यही नहीं, कई अन्य बीमारियां भी उन्हें अपनी चपेट में ले रही हैं। इसी में से एक ब्लैक फंगस है। कैलाश अस्पताल में भर्ती 1 मरीज गंभीर हालत में है, जबकि लखनऊ में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं आप तक। नोएडा में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 नए मरीज मिले हैं, 1 की मौत हो चुकी है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स ने जताया है। उन्होंने भी काफी लोगों से अपील की है, तमाम अपने साथियों से उन्होंने अपील की है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। वहीं कोरोना वायरस को अदृश्य दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल बाद इतनी भीषण महामारी दुनिया की परीक्षा ले रही है। इस अदृश्य दुश्मन के कारण अपने करीबियों को हम खो चुके हैं। जिस कष्ट को देश ने सहा है, अनेक लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, वो मैं भी महसूस कर रहा हूं। महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तीनों सेनाएं पूरी शक्ति से काम कर रही हैं और ऑक्सीजन रेल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बड़ी ताकत दी है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और सफाई कर्मी सभी मोर्चे पर जमे हुए हैं। फार्मा सेक्टर ने जरूरी दवाओं का उत्पादन बढ़ा दिया है। जरूरी मेडिकल उपकरणों और अन्य वस्तुओं का आयात भी हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते यह स्थान सुशोभित है, गुरुद्वारा श्री दोख निवारण साहब
ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लोग टहलते और ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज करते दिखाई दिए हैं। लोगों का कहना है कि एक्सरसाइज करने से वो काफी फिट रहेंगे। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो आपको पता कितने सारे कहीं अस्पताल में जगह नहीं होती थी, ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज थी। आज देख लीजिए आपके पेशेंट बहुत कम हो गए हैं और शमशान घाट पे भी बहुत कम हो गया है, जिससे कि एकदम लॉकडाउन लगने से बहुत पेशेंट कम हो गए हैं और अभी कम होते ही जाएंगे। और ये हाल रहा तो मई में मेरा ख्याल है एकदम खत्म हो जाएगा कोरोना का प्रभाव। हम तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टहलते हैं सर, एकदम फिट रहते हैं एकदम। मॉर्निंग में डेली हम किसी दिन नागा नहीं करते हैं। कंपनी बाग बंद है लेकिन हम इसके चारों तरफ टहलते हैं। हमारी पूरी टीम में 3-4 लोग, लेकिन हम मेंटेन रखते हैं, 2-2 गज दूर रहते हैं। आज 20 साल से लगभग टहल रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग टहलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन जो लगाया गया बहुत ही सही निर्णय लिया गया है, जिससे केसेस काफ़ी कम हुए हैं और उसका हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार से एक अपील है कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक या 8 बजे तक कंपनी बाग को खोल दिया जाए। ये इलाहाबाद का स्वर्ग है, यहाँ पे आने से सभी को वातावरण बढ़िया मिलता है। बंद होने की वजह से हम लोग बाहर चारों तरफ टहलते हैं। लोगों के घर के बाहर न निकलने से, नियमों का पालन करने से बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग अपने बचाव के प्रति जागरूक हैं। काफ़ी कम संख्या हो गई है लॉकडाउन की। अब अगर प्रशासन और शासन चाहे तो 2-3 दिन की छूट हफ्ते में दे सकता है। धीरे धीरे लोग अपना कार्य भी करते रहें, क्योंकि इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। जो डेली वेज कमाने वाले लोग हैं तो इनकी तरफ भी ध्यान देते हुए सरकार को यह चाहिए कि बचाव को देखते हुए और रोजगार जो दैनिक कार्य करने वाले हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। काफ़ी कोरोना मतलब काबू में है और हम लोग सब एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को कोई बीमारी ना लगे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी में ये करना बेहद ज़रूरी है और सबको करना चाहिए। एक्सरसाइज, अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, बाहर कम निकलना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो सरकार कह रही है। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर शमशान घाट में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जब एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। उसका अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार पिता को याद कर वो फफक कर रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी कि प्रभु अब और किसी के सिर से पिता का साया ना उठे। दरअसल कोरोना के कहर ने आज 5 बेटियों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। हालांकि 5 बेटियां शादीशुदा हैं। दरअसल मानिक चौक निवासी 75 वर्षीय गिरधारी लाल चतुर्वेदी करीब 8 दिन से मथुरा स्थित केडी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जो कोरोना से जंग हार गए थे। कोरोना के चलते उनकी 5 बेटियां मथुरा में ही रह रही हैं। मौत के बाद उनकी सबसे छोटी 5वीं बेटी मृग्या चतुर्वेदी ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर अपना वास्तविक फर्ज अदा किया है। रिश्तेदार और पड़ोसी भी अंतिम यात्रा में काफी कम संख्या में नजर आ रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 3,42,896 कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 3,997 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,506 नए मामले मिले, जबकि 279 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में नए केस में कमी देखने को मिली है। यहाँ बीते 24 घंटे में 29,923 नए केस मिले हैं, जबकि 695 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 53,249 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल केस
53,09,215 हो गए हैं। हालांकि 47,07,980 लोग कोविड से रिकवर हुए हैं। राज्य में कुल मौतें 69,552 हुई है। एक्टिव केस 5,19,254 हो गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और उनके गृह जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां भी कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, गाजीपुर और बलिया की तरह गंगा किनारे सैकड़ों की संख्या में दफन लाशें मिली हैं। परिजनों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंतिम क्रिया के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए दफन कर दिया गया। रायबरेली में गगोसे गंगा घाट पर रेत के करीब 200 से ज्यादा शवों को देखकर ग्रामीण सहम गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन लाशों को अब कुत्ते नोच रहे हैं। ये लाशें पिछले 1 महीने के अंदर ही यहां दफन की गई हैं। प्रयागराज के फाफामऊ गंगा घाट के किनारे बड़ी संख्या में दफन शव मिले हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि हर दिन करीब 15 से 20 शवों को यहां दफन किया जा रहा है। घाट किनारे शव को दफन करने आए एक शख्स ने बताया कि महंगी लकड़ी और दाह संस्कार के खर्च का बोझ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए शव को यहीं दफन करके जा रहे हैं। मां गंगा इन्हें मुक्ति दे। घाट के किनारे करीब 150 से ज्यादा शव फिलहाल दफन है। वहीं असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई स्थित ऑयल टाउनशिप में शुक्रवार को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। एक और घायल शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात भी की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि तिनसुकिया जिले में तिंगरई बाजार में ग्रेनेड विस्फोट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था। शाह ने हमले में मारे गए दोनों लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को मामले की जानकारी दी और बताया कि असम पुलिस को हमले को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका के पीछे किसकी रंजिश थी। साजिशकर्ता इसका कौन था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने हमले की निंदा की है और प्रदेश के डीजीपी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस वारदात के दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मुंबई वसूली कांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी फिर से एक्टिव हो गई है और मालाड पूर्व कुरार पुलिस स्टेशन में शुक्रवार शाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी टीम ने अचानक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एएनआई ने टीम सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को वसूली कर 2 करोड़ 81 लाख देने वाले साउथ इंडियन होटल कारोबारी की तलाश में है, जिसके चलते शनिवार को फिर से एनआईए की टीम कुरार पुलिस स्टेशन लाने की जानकारी उन्हें मिली थी। बता दें कि एनआईए की टीम ने एक साथ एनआईए डीसीपी डीपी सिंह भी मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है कि पूरा मामला 100 करोड़ वसूली के आरोपों से जुड़ा है, जो सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे को नॉर्थ मुंबई की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट के अलावा हुक्का, पार्ल पब और वसूली करने देने के कारण होटल कारोबारी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला कारागार में गैंगवार मामले पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया है। जेल के अंदर गोलीबारी के मामले पर कार्रवाई करते हुए कारागार के जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जेलर महेंद्र पाल पर विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। निलंबित जेल अधिकारियों के स्थान पर कासगंज और अयोध्या में तैनात अशोक सागर और सीपी त्रिपाठी का चित्रकूट जेल में तबादला भी कर दिया गया है। बता दें कि चित्रकूट के जिला जेल के अंदर शुक्रवार को गैंगवॉर हुआ, जिसमें 2 गैंगस्टर के बीच जमकर गोलियां चली। इस दौरान मुकीम उर्फ काला और महराज अली को गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। वहीं गोली मारने वाले गैंगस्टर अंशुल दीक्षित भी पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। बताया गया है कि गैंगवॉर की सूचना मिलने पर चित्रकूट डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अंशुल दीक्षित ने इस दौरान भी गोलियां बरसानी बंद नहीं की थी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे बता दें आपको, तूफान के लिए हाई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, तौकते तूफान का हाई अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। तमाम हमने
अभी भी खबर आपको दिखाई थी, राहुल गांधी की पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील उन्होंने की है, लगातार वो अपील कर रहे हैं और तोकते तूफान को लेकर भी उन्होंने अपील की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अपील की थी, जरूरतमंदों की मदद करे कांग्रेस कार्यकर्ता, ये राहुल गांधी ने अपील की है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट पर कई इलाके हैं जहां पर आज ही 15 मई से 16 मई, 17 मई और 20 मई तक तूफान आने की आशंका बताई गई है, जिसको लेकर राहुल गांधी की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील है। उन्होंने अपील की है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोगों की सहायता करें और जरूरतमंद लोगों की मदद कांग्रेस कार्यकर्ता करें। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। तूफान से लगातार 18 मई को ये चक्रवात गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों पर टकराएगा, ये संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद हाई अलर्ट जो तूफान का है उसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है। लगातार तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। इसी के तहत राहुल गांधी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए। बता दें कि 15 से 20 मई तक का अलर्ट है, जिसमें तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है, भारी से भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा और एर्नाकुलम के साथ एक और राज्य है पठानमिठा, जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और तमाम उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए भी कहा है। जो मछुआरे हैं उनको भी समुद्र में नहीं जाने की उन्होंने अपील की है। तमाम निर्देश उन्होंने दिए हैं और इसी को लेकर जिस तरह से अलर्ट है, स्थिति गंभीर होती जा रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपील की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।